हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मतलब दोस्त और फो मतलब दुश्मन। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं। इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा रेनी सीजन में, या फिर कभी आप ब्रेड को गीला कर दीजिए और उसे वार्म प्लेस पे रख दीजिए तो उसमें फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है। तो आप जब उसमें देखोगे छोटे छोटे काले रंग के डॉट दिखाई पड़ते हैं। इसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। ये दीज आर द टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? आपको पता है कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं? तो ये जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर इन इट। आप किसी भी फील्ड से गीली मिट्टी लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद सॉइल पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने दीजिए। और जब ऊपर पानी आ जाए तो उस पानी को बीकर से लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। तब आप बताइए क्या देखेंगे? उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में भी ये देखिए दिया है, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। एक तालाब से कुछ बूंद पानी की लाइए और उसको आप ग्लास स्लाइड पर ऑब्जर्व करिए माइक्रोस्कोप के नीचे। तो आप दोनों एक्टिविटी में पाओगे कि दोनों में छोटे छोटे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पानी में दिखाई पड़ेंगे। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्या शो करते हैं कि जो पानी है और मिट्टी है वो पूरी तरीके से भरपूर है टाइनी ऑर्गेनिज्म से। यानी छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसमें बहुत अच्छे से भरे होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। ये जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आप अनएडेड आई यानी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन सी विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो ब्रेड पर जो फंगस होता है वो तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो, बट अदर कैन नॉट सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन बाकियों को आप माइक्रोस्कोप के हेल्प के बगैर नहीं देख सकते हो। दैट इज़ वाई दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, सूक्ष्म, तो इन्हें इसीलिए हम सूक्ष्म जीवी कहते हैं। इनको हम 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो ये इनको हम 4 ग्रुप में बांटते हैं। ये 4 ग्रुप जो होते हैं ये मेन ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। पहला, वायरस। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट द डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब हम वायरस को ऐसे नहीं देख सकते, तो उसके हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। They, however, reproduce only inside the cell of the host organism। देखिए, इसमें इसलिए ऐसा बोला गया है कि ये ऐसे निर्जीव है, इसके अंदर जान नहीं है, ये नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट यानी किसी जिसके अंदर ये जाकर यानी किसी जीवित वस्तुओं के अंदर जाके ये पेनिट्रेट करता है तो उस तब यहाँ ये जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये जीवित हो जाता है। विच में या बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। वो कुछ भी हो सकता है, तो या तो बैक्टीरियम, प्लांट, एनिमल कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। तो कुछ वायरस हैं जो 2.5 फिगर में दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिस वन। ये देखिए कुछ डायग्राम दिए हैं, ये वायरस हैं। लेकिन ये जब तक नॉन लिविंग रहते हैं, जब तक ये किसी में पेनिट्रेट नहीं करते हैं। जैसे ही किसी के अंदर घुसते हैं तो ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। कुछ जो बीमारी हैं जैसे कि खांसी, जुकाम, फ्लू, है ना, तो ये जो है वो वायरस के थ्रू होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो और चिकन पॉक्स किससे होता है तो योर आंसर इज वायरसेस। डिजीज लाइक डिजेंट्री और मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन के थ्रू कौन सी 2 डिजीज़ होती हैं? डिजेंट्री और मलेरिया।
वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी बोलते हैं, वो बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं। तो ये चीज़ें हमने 6 में पढ़ी थी कि 6 और 7 में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखिए फिर से मैं रिपीट करूँगी, प्रोटोजोन से होती हैं डिजेंट्री और मलेरिया, एंड वेयर एज बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं जो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस होती हैं। ये देखिए कुछ बैक्टीरिया के डायग्राम दिए हैं ये पेज पे। दिस वन इज़ बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया हैं। देन फिर है हमारे पास एल्गी, ये एल्गी का स्ट्रक्चर है, इसमें स्पायरोगैरा है और क्लाइडोमोनास है, और ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में क्या आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना, और ये फंगी हैं, फंगस जिसे बोलते हैं। तो ये ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्पेरेगिलस में पाए जाते हैं। तो ये फंगी का डायग्राम है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें अभी मैंने आपको ये बताया तो वायरसेस हैं। नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी और प्रोटोजोन, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल हैं, ये एक सेल के बने होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर प्रकार के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जीवित रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, यानी ये ठंडे ठंडे मतलब बहुत ठंडे बर्फीले मौसम में भी जिंदा रहते हैं, और हॉट स्प्रिंग में भी ये जीवित रह सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, रेगिस्तान से मार्शी मतलब जो दलदली इलाका है वहाँ भी ये जीवित रहते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये जानवरों की बॉडी के अंदर रहते हैं जिनमें मानव भी शामिल होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ जो हैं वो ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और कुछ फ्रीली इन्वायरमेंट में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अगर हम अपने आप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ देखें तो क्या होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, ये हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ वो हमारे लिए कुछ तरीके से बेनिफिशियल यानी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। लेट अस स्टडी दैम इन डिटेल। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, ये विभिन्न प्रकार के पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड यानी आप दही खाते हो जो, वो तो जो कर्ड है या ब्रेड है या केक है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनता है। और ये क्यों कैसे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, यानी इसको हम एल्कोहल बनाने के लिए भी सालों से बहुत लंबा समय हो गया जिसको एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, और इतना ही नहीं हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है। जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, हम लोग कहते हैं ना कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको एक ही जगह इकट्ठा किया जाए तो वो कंपोज बना देता है। तो कैसे हो जाता है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स, फीसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है वो इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, कंपोस्ट बना देता है। रिकॉल द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। In agriculture they are used for increased soil fertility by fixing nitrogen। तो आपको पता है जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है नोड्यूल्स में बैक्टीरिया, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है इन लिक्विड फॉर्म, क्योंकि उसको तो लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है प्लांट को नाइट्रोजन। इस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, इनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड यू हैव लर्न इन क्लास 7, हम लोग 7th में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से दही जो है, दूध जो है दही में बदल जाता है थ्रू द बैक्टीरिया। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day। मैंने ये देखा है कि मेरी माँ जो है हल्के गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाती है और अगले दिन वो दही जम जाता है। ये क्यों होता है, किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है,
बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड जो होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है, कंटेन करता है, लेकिन जो बैक्टीरियम होता है, जो लैक्टोबैसिलस होता है, वही कर्ड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मल्टीपल इन मिल्क, ये मिल्क में मल्टीपल करते जाते हैं और उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरियम आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम। और बैक्टीरिया केवल कर्ड ही नहीं बनाता है, इसमें चीज़ यानी जो पनीर बनाया जाता है या पिकल्स बनाए जाते हैं, अचार या और भी बहुत सारे फूड आइटम बनाए जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया के थ्रू ही बनाए जाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रवा, सूजी, इडली और भटूरास जो है, ये जो है वो भी उसमें कर्ड की आवश्यकता होती है। कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। और आपको मालूम है जो आप घरों में डोसा खाते हो, साउथ इंडियन डिश होती है ना डोसा और इडली, तो उसमें जो फर्मेंटेशन होता है, उसमें जो खमीर उठता है, वो भी बैक्टीरिया के थ्रू ही उठता है, उसमें यीस्ट के थ्रू उठता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टेक हाफ कप ऑफ आटा और मैदा एंड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। आटा और मैदा लीजिए और उसमें कुछ शक्कर डाल दीजिए, उसे गर्म पानी के साथ गूंथ दीजिए और उसमें कुछ मात्रा में ईस्ट पाउडर मिला दीजिए, फिर उसको बना के रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो जो ईस्ट है वो राइज होना शुरू हो गया, फूलना शुरू हो गया है थ्रू द ईस्ट। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट जो है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, बहुत रैपिडली, और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो सांस लेता है। बबल्स ऑफ गैस फिल ऑफ डो इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। देखिए ये जो वॉल्यूम है डो का कितनी जल्दी बढ़ गया, ये देखिए ये प्लेन सरफेस है और ये डो राइज हो गया, तो इसमें फर्मेंटेशन हो गया। दिस इज बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। और हमें पता है, हमें केक और जो पेस्ट्री हम खाते हैं उसमें स्पंजी होते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? थ्रू द यीस्ट। Commercial use of microorganism. Microorganisms are used for the large scale produce of alcohol, wine and acetic acid, जिसे हम विनेगर कहते हैं, सिरका। तो जो अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन होता है और एसिटिक एसिड बनाया जाता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनाया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। और कमर्शियल पर्पस पर जो प्रोडक्शन किया जाता है, कमर्शियल यानी बहुत बड़े पैमाने पर, तो ईस्ट के यूज़ करके ही अल्कोहल और वाइन बनाई जाती है। अल्कोहल मीन्स शराब। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in the grain like barley, wheat, rice, crushed fruit, juice, etc. तो ये कैसे? जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती हैं, जैसे बारले यानी जौ में और गेहूं में, चावल में, तो उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं और उससे वाइन प्रोड्यूस की जाती है। Activity 2.4, टेक अ 500 मिलीलीटर ऑफ बीकर फिल्ड अप टू 3/4 वाटर, यानी 500 मिलीलीटर का एक बीकर लीजिए, उसको 3/4 जो है वो वाटर फिल कर लीजिए। डिजॉल्व 2 और 3 टीस्पून शुगर इन इट, उसमें थोड़ी सी 2-3 चम्मच शक्कर को घोलिए। एंड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, और उसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए शुगर सोल्यूशन में। कीप इट कवर्ड विद अ वार्म प्लेस, 4 से 5 घंटे उसे गर्म जगह पर रख दीजिए। नाउ स्मेल ऑफ सोल्यूशन, अब उसे सूंघ कर देखिए। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल, और इसमें जो आपको खुशबू आएगी, जो आपको महक आएगी, वो अल्कोहल की होगी, क्योंकि जो शुगर है वो कन्वर्ट हो गई है अल्कोहल में बाय ईस्ट। यानी जब शुगर, ईस्ट जो है वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन, और इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. It is very important, you have to know is it. लुईस पास्चर जो थे उन्होंने फर्मेंटेशन की 1857 में खोज की थी, डिस्कवर किया था इसको। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मेडिकल पर्पस से कैसे यूज़फुल हैं? Whenever you fall ill, the doctor may give some antibiotic tablets. जब आप बीमार होते हो तो जो डॉक्टर हैं वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं या फिर इंजेक्शन लगाते हैं, सच एज पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो ये जो मेडिसिन है इनका स्रोत क्या है, कहाँ से आई है ये थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस की जाती हैं। दीज मेडिसिन किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी बीमारियां पैदा होती हैं ये दवाइयां जो हैं उनको मार सकती हैं, मतलब ख़त्म कर सकती हैं या फिर उसकी ग्रोथ को रोक सकती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और इस प्रकार की दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। और इस समय आज के दौरान बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, किसके थ्रू, बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और अर्थ्रोमाइसिन जो हैं इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो ये जो हैं अगर आपसे पूछा जाए कि गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो यू कैन राइट स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और अर्थ्रोमाइसिन। These are the some common example of antibiotics which are made from fungi and bacteria। ये फंगी और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। The antibiotics are manufactured by the growing specific organism। micro organism are used to cure the variety of disease। और इस तरह के एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे ग्रो करते हैं तो वो बीमारियों से लड़ सकें, बीमारियों को, बहुत सारी बीमारियों से उपचार इनके द्वारा किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक। तो ये जो लाइफ स्टॉक होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके भोजन के साथ इन्हें मिक्स कर दिया जाता है। और पोल्ट्री में भी इसको चेक किया जाता है कि किसी भी जानवरों में जो है माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना होने पाए। जैसे माइक्रोबियल इन्फेक्शन मतलब किसी भी जानवर में किसी तरीके का इन्फेक्शन ना होने पाए, और प्लांट्स डिजीज को भी कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काम कर रहे थे बैक्टीरिया के कल्चर पर। उन्होंने काफ़ी मात्रा में उसकी कल्चरिंग करी हुई थी, और सडनली ही फाउंड, उन्होंने पाया कि उसमें से कल्चर प्लेट में कुछ ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर के मोल्ड डेवलप हो गए हैं। जो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो मोल्ड हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। और उन्होंने पाया कि कुछ तो उसको नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। फॉर दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और इस तरीके से पेनिसिलिन जो थी वो प्रिपेयर की जा सकी। तो 1929 में किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट हमारा ये एक और बॉक्स है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। यानी हमें किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, ऐसे ही नहीं, अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी चाहिए। कोई जब आपको प्रिस्क्राइब करे डॉक्टर तभी लेनी चाहिए। अगर रॉन्ग डोज आपकी बॉडी में जाएगी तो वो उसका इफेक्ट जो है वो खराब, मतलब गड़बड़ हो सकता है, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकिन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो जो हमारी बॉडी होती है उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स को बेवजह लेंगे, मतलब यूं ही ले लेंगे, तो जो हमारी बॉडी में है वो एंटीबायोटिक्स के लड़ने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो कोल्ड और फ्लू के समय में, यानी जब कोल्ड या फ्लू हो जाता है हमको, तो वो इफेक्टिव नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिजीज़ हैं वो वायरस के थ्रू होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था, थ्रू द वायरस हमारे कोल्ड और फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा, तो इसमें ये इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैक्सीन, बट इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार देखिए, और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।